नमस्कार दोस्तों, मैं गंगेश शुक्ला आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। तो पिछला लेक्चर जो हमारा था वो थ्रेट्स के रिगार्डिंग था। ऑर्गेनाइज क्राइम के जो थ्रेट्स होते हैं इंडिया में या फिर कोई भी दुनिया हो जहाँ पे भी ऑर्गेनाइज क्राइम ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, उसके थ्रेट्स के बारे में हमने एक वर्ल्ड वाइड व्यू देखा था। वर्ल्ड वाइड व्यू या कह सकते हैं हम लोग बर्ड आई व्यू। बर्ड आई व्यू मतलब क्या होता है कि बर्ड मतलब आपने देखा होगा कि ऊपर से उड़ती है। तो अगर आप खुद समझिए कि अगर आप ऊपर से उड़ रहे हो तो आप नीचे का जो नज़ारा हो गया आप बहुत बड़ा नज़ारा देखोगे, माइन्यूट नज़ारा नहीं दिखेगा। तो उसे कहते हैं हम लोग बर्ड आई व्यू, मतलब ऊपर ऊपर से सब कुछ देखना। तो ग्लोबली हमने देखा था कि भी अगर ऑर्गेनाइज क्राइम अगर वर्ल्ड वाइड फैले या फिर किसी भी कंट्री में फैले या किसी सिटी में फैले तो उसके क्या क्या हमको कॉन्सिक्वेंसेस देखने मिलेंगे। अब बात करते हैं हम लोग इंडिया की। ठीक है, इंडिया स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो इंडिया स्पेसिफिक हमें क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ या फिर थ्रेट्स देखने मिल सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन या फिर वल्नरेबल एरिया कौन सा हो सकता है। तो हमारे इंडिया की अगर बात करें तो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के मामले में या फिर कोई भी थ्रेट्स के रिगार्डिंग तो 3 एरिया सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक माने जाते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा है। पहला तो है जम्मू कश्मीर, सबको आइडिया लग गया होगा। दूसरा है नक्सल प्रभावित एरिया जो है वो, और तीसरा सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है जो कि है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो हम तीनों के तीनों को साथ में एक एक पॉइंट के साथ कवर करेंगे। तो बात करते हैं हम लोग आज नक्सल प्रभावित एरिया। पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा नक्सल स्पेसिफिक एरिया जो है वहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, जो आपको मेरे पीछे मैप में दिख पा रहा होगा, ये जो आपका मैप है, मैप को अगर मैं जूम करूँ तो आपको ये कुछ रेड जो है स्टेट्स दिख रहे होंगे। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ये रेड स्टेट्स दिख रहे हैं। ये रेड जो पोर्शन है, ये रेड पोर्शन कहा जाता है, इट्स कॉल्ड अ रेड कॉरिडोर एरिया। कौन सा एरिया? रेड कॉरिडोर एरिया। रेड कॉरिडोर एरिया को अगर कहा जाए तो ये ऐसे एरिया है जो कि नक्सल प्रभावित एरिया है, सबसे ज़्यादा नक्सली यहाँ पे पाए जाते हैं। और अगर एक पॉइंट में या फिर एक वर्ड में कहें तो फ्रॉम पशुपति टू तिरुपति। पशुपति मंदिर आपने देखा होगा कहाँ पे? नेपाल में। ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे मैंने डॉट किया। नेपाल में जो है पशुपति मंदिर है और आंध्र प्रदेश में आपका तिरुपति मंदिर है। माना जाता है कि भाई पशुपति से लेके तिरुपति तक का जो एक बेल्ट है वो बेल्ट में पूरा का पूरा नक्सल प्रभावित एरिया या फिर नक्सलियों का जो है संगठन बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो इसे कहा जाता है रेड कॉरिडोर एरिया। इसलिए आपको ये कुछ स्टेट्स दिख रहे होंगे, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये जो आपको दिख रहा है ये सब के सब क्या है? रेड कॉरिडोर एरिया में आने वाले स्टेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है नक्सल मूवमेंट्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। तो ऐसे डिस्टर्ब्ड एरिया में जब ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप या कोई भी कह सकते हो टेरर ग्रुप अगर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो हमें क्या क्या देखने मिल सकता है, तो उस पर चर्चा करते हैं। पहला ही पॉइंट हमने लिखा हुआ है इल्लीगल माइनिंग बाय ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप। इल्लीगल माइनिंग, सबसे ज़्यादा इल्लीगल माइनिंग होगा यहाँ पे। अगर फिर से आपको ये मैप दिखाऊँ तो ये मैप को अगर आप ध्यान से देखोगे कि भाई झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अगर आप इसको पॉलिटिकल मैप में देख पा रहे हो तो भाई ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए क्या है? स्टेट है। क्या है? स्टेट, राज्य है। लेकिन अगर आप फिजिकल मैप देखिए, फिजिकल मैप पे अगर आप नज़र डालोगे तो फिजिकल मैप में ये क्या दिखता है? ये दिखता है एक मिनरल रिच एरिया। कौन सा एरिया भाई साहब? यहाँ पे मिनरल बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू अगर आप याद कर पा रहे हो, छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू में क्या है? छोटा नागपुर प्लेटू जो है सबसे ज़्यादा मिनरल रिच डिपॉजिट एरिया है इंडिया का, जहाँ पे आपको बड़ी बड़ी माइनिंग करने वाली कंपनीज दिखेंगी, टाटा स्टील। ठीक है, फिर बाद में नाल्को, इंडिया के भी जो पीएसयू सेक्टर्स हैं वो भी जो है यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम की खदानें हैं बड़ी बड़ी, यहाँ पे आयरन की खदानें हैं। ठीक है, यहाँ पे गोल्ड की डिपॉजिट्स हैं, ना जाने कितने सारे यहाँ पे मिनरल पाए जाते हैं, मैग्नीशियम से लेके सारे के सारे मिनरल्स। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा मिनरल रिच एरिया है। और आप थोड़ा सा आपके दिमाग में भी आया होगा कि सर लगता है जानबूझ के नक्सल एरिया भी यहीं पे इसलिए पाए जाते हैं। ठीक है, नक्सलियों को भी जो है यहाँ पे एडवांटेज मिल जाता है। वरना अगर आप देखो तो गुजरात में कहाँ पे नक्सल है? नहीं है, नक्सल है ही नहीं। ठीक है, राजस्थान में कोई नक्सली एरिया नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उतने ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स नहीं मिल रहे ना, यहाँ पे जंगल भी उतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर आप बात करो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉरेस्ट भी देखने मिलते हैं। तो जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी इन द सेंस जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो नक्सलियों के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल एनवायरनमेंट है। पुलिस मारने आई तो कोई टेंशन नहीं, चलो जंगल है, जंगल के अंदर घुस जाते, घने जंगल में पकड़ नहीं पाएगी, उनकी जीप कहाँ तक आएगी। ठीक है, और पैसे कमाने की बात है तो ठीक है, जंगल के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे भाई? माइनिंग करते हैं। ठीक है, माइनिंग मिल रही है, कोल मिल रहा है, कोयला मिल रहा है,
कुछ ना कुछ तो बेचने लायक मिल ही रहा है खोदने के बाद। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा यहाँ पे, इलीगल माइनिंग एक्टिविटी बढ़ेगी अगर ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप या कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होता है तो। अब अगर ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप यहाँ पे माइनिंग कर रही है, इन द सेंस बिजनेस कर रही है, तो उसको सबसे ज़्यादा सब प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि इलीगल काम जो करता है उसको सबसे ज़्यादा डर होता है, खुद का सबसे ज़्यादा उसको डर होता है कि भाई मैं कोई इलीगल काम कर रहा हूँ तो मेरे पीछे कोई ना कोई पड़ेगा, पुलिस पड़ेगी, प्रशासन पड़ेगा, तो मुझे बचाएगा कौन? तो भाई तुम अगर बुरा कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी बुरे इंसान को ही ढूंढोगे जो तुम्हारा प्रोटेक्शन करेगा। तो जो इलीगल माइनिंग करने वाले जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप है वो सबसे पहले किसकी तलाश करेंगे? नक्सलियों की। किसकी तलाश करेंगे? नक्सलियों की। क्यों? क्योंकि नक्सली वही लोग हैं जो इनके जैसे दिखते हैं, ये भी वायलेंस करते हैं, नक्सली भी वायलेंस करते हैं, ठीक है। तो दोनों भाई भाई हुए। तो भाई ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स किसको देंगे पैसा? पैसा क्यों देंगे? पैसा इसलिए देंगे ताकि उनको पेट्रोनेज मिले। पेट्रोनेज मिले, क्या मिले? पेट्रोनेज। पेट्रोनेज मतलब शरण, शरण या फिर प्रोटेक्शन। तो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप क्या करेंगे? सबसे पहला काम कि भाई कुछ पैसे दे देंगे महीने के हिसाब से या साल के हिसाब से कि भाई हम तुमको इतना पैसा देते हैं या प्रॉफिट देते हैं कि भाई हम जो माइनिंग करेंगे इलीगल माइनिंग, उसमें से कुछ हिस्सा आपका भी होगा और आप हमको जो है क्या करो? सिंपल प्रोटेक्शन करो, पुलिस वुलिस से बचा के रखो, प्रशासन हमारे पीछे नहीं आना चाहिए, आप जो है मौज करो, ठीक है। तो भाई नक्सली इसकी वजह से क्या होंगे? स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। उनको पैसा मिल रहा है, डेली इनकम आ रही है। तो अब नक्सली जब स्ट्रांग हो गए तो ऑब्वियस सी बात है उस एरिया में क्या बढ़ जाएगा? वो जो नक्सल वाला एरिया है, नक्सल प्रभावित एरिया है, वो एरिया भी बहुत ज़्यादा नक्सल प्रभावित हो जाएगा। तो नक्सली वहाँ जाएंगे, गांव में एक्सटॉर्शन मांगेंगे, धमकी देके पैसा मांगेंगे, फिर किडनैपिंग की एक्टिविटीज़ बढ़ जाएगी। और जो लेवी टैक्सेस होता है, कोई भी नक्सलवादी जो संगठन होता है वो अपना प्रभाव कैसे डालता है पता है? उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा इस मायने पे देखा जाता है कि वो उसका जो लेवी है, यानी जो वो टैक्सेस इकट्ठा करता है, उसके रेंज में कितने गांव हैं, ठीक है। नक्सलियों के भी छोटे मोटे ग्रुप होते हैं, लेकिन उस ग्रुप में आखिर सबसे ज़्यादा मेजर ग्रुप कौन सा है? आखिर किस ग्रुप का सबसे ज़्यादा पहचान है या फिर कह सकते हो ज़्यादा वर्चस्व है? वो कैसे पता चलता है कि उस प्रॉपर ग्रुप का लेवी चार्जेस कितना है और वो लेवी चार्जेस कितने गाँव में फैला हुआ है, ठीक है। तो कोई भी अगर ऑर्गेनाइज क्राइम अगर ज़्यादा हो रहा है और ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप जो है संरक्षण के लिए या फिर सुरक्षा के लिए किसी नक्सली ग्रुप को पैसा दे रहा है, तो उस पैसे से सबसे ज़्यादा गन भी खरीदी जा रही होगी, और गन खरीदी जा रही होगी इन द सेंस पूरा नक्सलवादी जो ग्रुप है वो स्ट्रांग भी होगा, और स्ट्रांग होगा तो जो 50 गांव उसके कब्जे में थे अब वो 500 गांव तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा। तो जो उसके लेवी चार्जेस हैं, मतलब जो उसके टैक्सेस हैं, वो 50 गांव से अब होके 500 गांव में चला जाएगा। इन द सेंस 500 गांव का वो कब्जा ले लेगा, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि भाई 500 गांव अब उसके हाथ में आ गए। तो जो खेती बाड़ी होती थी, जो ट्राइबल पब्लिक वहाँ पे रहती है, जो अपने खेतों में नॉर्मली किसान क्या उगाएगा भाई? सब्जी उगाएगा, या तो फिर ज्वार उगाएगा, या गेहूँ उगाएगा, या तो चावल उगाएगा। लेकिन इससे होगा क्या? ट्राइबल्स क्या करेंगे? ट्राइबल्स तो लेवी चार्जेस दे रहे हैं, अब खेती बाड़ी भी वो कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो ड्रग्स का जो ट्रैफिकिंग का बिजनेस है वो वर्ल्ड वाइड 2nd नंबर पे है। तो ड्रग्स उगाने के लिए क्या चाहिए? हवा में तो उगाना नहीं है, ज़मीन चाहिए ना। तो ज़मीन भी तो मिलेगी ना। नक्सलियों को सबसे ज़्यादा ज़मीन मिल रही है, 50 गांव से अब 500 गांव का कब्जा हो गया उनके ऊपर, ठीक है। 500 गांव की ज़मीन, तो भाई ज़मीन पे अब वो लोग क्या करेंगे? ट्राइबल से ज़बरदस्ती क्या उगवाएंगे? गांजा। गांजा मतलब कैनिबिस या पॉपी कह लो, ठीक है। इसलिए आप देखोगे कि भाई उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, और आपका जो ये वेस्ट बंगाल का जो लोअर वेस्ट बंगाल का जो पोर्शन है, यहाँ पे कैनिबिस और गांजा जो है सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, और ये सेंटर माना जाता है इन द सेंस वर्ल्ड अपने इंडिया का, कि इंडिया में जो गांजे का जो सप्लाई होता है, जो भांग वगैरह जो आप सुना होगा आपने, ये सब का जो सप्लाई मेजॉरिटी 80 to 60% जो सप्लाई होता है वो उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से और झारखंड के रास्ते से आता है, स्पेसिफिकली उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये फेमस है गांजे के सप्लाई के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइबल्स की जो ज़मीन होती है वो नक्सलियों के हाथ में होती है, और नक्सली जो है इनसे ज़बरदस्ती या कह सको खुद ही क्या उगवाते हैं? गांजा उगवाते हैं, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में बिकवाते हैं, ठीक है। तो कैनिबिस का कल्टीवेशन बढ़ेगा। फिर दूसरा क्या होगा भाई? ट्राइबल डेवलपमेंट भी नहीं होगा। ट्राइबल्स जो वहाँ पे आदिवासी जनसंख्या है, ठीक है, वो जो रेगुलर एग्रीकल्चर एक्टिविटी में थी वो ऑब्वियस सी बात है कि भाई अब एग्रीकल्चर एक्टिविटी से तो बाहर हो गई। अब वहाँ पे नक्सलियों का प्रभाव है, तो नक्सली क्या कर रहे हैं? उस एरिया को डेवलप भी नहीं होने दे रहे, ठीक।
तो उनका ट्राइबल डेवलपमेंट तो ऑब्वियस सी बात है होने से रहा, ठीक। फिर और क्या होगा भाई, गन रनिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग, जो कि हमने अभी देख लिया, गन रनिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग होगा क्यों, क्योंकि पैसे आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है नक्सली कोई स्कूल या हॉस्पिटल तो खोलने से रहे, वो लोग क्या करेंगे भाई, एडवांस वेपन्स ही खरीदेंगे, ठीक है, नई नई बंदूकें ही वो लोग खरीदने वाले। फिर प्रमोशन ऑफ माओइज्म, माओइज्म मतलब एक आइडियोलॉजी है, जो हम नक्सलिज्म जब चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद बस उसी का चैप्टर का नंबर है, तो हम जब उसमें आएंगे तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि आखिरकार माओइज्म क्या होता है, नक्सलिज्म उससे कैसे प्रभावित होता है, वो हम डिटेल में देखेंगे, ठीक। तो ये हमने देखा भाई नक्सल अफेक्टेड एरिया में आखिरकार क्या हो सकता है अगर ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप एक्टिव होता है तो। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, ठीक है, हमारा जो पूर्वोत्तर के जो राज्य है, ठीक है, जो 7 बहनें मानी जाती हैं, ठीक है, जो 7 सिस्टर्स कहा जाता है, कौन से राज्य है आपके, असम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, मेघालय हुआ, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब क्या है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं, ठीक है। अब ये स्टेट्स क्या है, बहुत ही एकदम सेपरेटेड मान लो, इन द सेंस कि मेनलैंड इंडिया से बहुत ही ज़्यादा डिसकनेक्टेड है, पहले बहुत ही ज़्यादा डिसकनेक्टेड थे, आज के समय जो रनिंग गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रही है नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे, इसलिए जो है ये आज के समय बाय एयर रोड कह सकते हो या डिजिटल मीडिया ये जो है बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं। अदरवाइज़ पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कोई भी बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहा हो या नॉर्थ इंडिया के किसी भी कॉलेज में आ रहा हो तो उसे जो है मान लिया जाता था कि वो चाइना का बंदा है, या फिर उसे नेपाली कहा जाता था, या चीनी कहा जाता था। इन द सेंस हम अपने ही लोगों को क्या कर रहे हैं भाई, दूसरे देश की तरह कंपेयर कर रहे हैं, सिंपल। तो इससे क्या होता है भाई, जो अंदर एक फीलिंग होती है ना कि भाई अपना वाला जो फीलिंग होता है ना, ब्रदरहुड वाली फीलिंग, वो नष्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, तबाह हो जाती है, समझे। वो जो बंदा है वो अपने मानता है कि मैं इंडियन हूँ, लेकिन जब इंडिया में आता है, मेनलैंड इंडिया में, तो मेनलैंड इंडियन में जो है दिल्ली के पब्लिक, नॉर्थ इंडिया की पब्लिक, ये सब इनको क्या बोलती है, चीनी, नेपाली। तो इससे होगा क्या, ये जो लोग हैं ये हमसे नाराज़ होंगे और जानबूझ के क्या करेंगे भाई, हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग ही इनके साथ नहीं, ठीक है। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम की, अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फैलता है तो। अब आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये मैप देख रहे होगे आप मेरे पीछे, ये मैप जो आप देख रहे हो ये एशिया का मैप है। कौन सा मैप है ये, एशिया का मैप है। यहाँ पे आपको एक गोल्डन क्रेसेंट दिख रहा होगा, ठीक है, और जस्ट मेरे पीछे यहाँ पे या फिर आपको इधर गोल्डन ट्राइंगल दिख रहा होगा। गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्राइंगल, देखो हम यहाँ पे कोई ज्योमेट्री की क्लास नहीं कर रहे, ठीक है, ज्योमेट्री वगैरह नहीं पढ़ना है, बट अगर हिंदी में अनुवाद किया जाए तो क्रेसेंट मतलब होता है चांद, ठीक है, चांद जैसा कुछ दिखता है ना तो उसे कहते हैं क्रेसेंट। और ट्राइंगल को अगर कहा जाए तो आपको पता ही होगा त्रिकोण होता है। बट यहाँ पे आखिरकार ये गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्राइंगल का मतलब क्या है, एशिया के मैप में सर आपने ये क्या बना के दिया है, तो ऐसा कुछ नया नहीं है, लेकिन जान लो तो अच्छा है। गोल्डन क्रेसेंट में आपको 3 देश दिख रहे होंगे। 3 देश कौन से, एक ईरान दिख रहा है, और एक अफगानिस्तान दिख रहा है, और एक पाकिस्तान दिख रहा है, ठीक है। ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये रट्टा मान लो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अभी। तो गोल्डन क्रेसेंट में 3 देश है, कौन से, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। ये जो 3 देश हैं, ये तीनों देश जो हैं इनको गोल्डन क्रेसेंट का पार्ट माना जाता है। और गोल्डन क्रेसेंट का सीधा अर्थ कहूँ तो ड्रग ट्रैफिकिंग करने का सबसे आसान रास्ता, या कह सकते हो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला रास्ता, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सप्लाई करने वाला जो रास्ता है उसे गोल्डन क्रेसेंट कहा जाता है। ये 3 देशों से होकर निकलता है, ठीक है। आप सबको पता है कि अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा फेमस है किसके लिए, अफीम, गांजा, ये सब के लिए। ईरान और पाकिस्तान सेम वही ट्रैक पे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 3 देश थे इन्हें गोल्डन क्रेसेंट माना जाता है, एशिया का गोल्डन क्रेसेंट माना जाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा ड्रग्स या फिर गांजा या फिर अफीम या कह सकते हो ये सब उगाई जाती है, ठीक है। यहाँ से जो है पूरे दुनिया में सप्लाई किया जाता है। फिर बात करते हैं ये गोल्डन ट्राइंगल की। तो गोल्डन ट्राइंगल जो है इसमें भी 3 देश आते हैं। पहला है आपका म्यांमार, जिसे कभी कभी बर्मा भी कहा जाता है। दूसरा है आपका लाओस, तीसरा है आपका थाईलैंड, और कभी कभी इसमें वियतनाम को भी इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ आपको, म्यांमार, फिर दूसरा देश है आपका लाओस, तीसरा देश है आपका थाईलैंड, और चौथा कभी कभी आपका वियतनाम भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि भाई हमारा जो इंडिया है, इंडिया जो है 2 रिटेल शॉप के बीच में बैठा है। हाँ, तो ये गोल्डन ट्राइंगल भी बता दूं कि गोल्डन ट्राइंगल भी सबसे ज़्यादा ड्रग्स ट्रैफिकिंग का रूट है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ड्रग ट्रैफिकिंग का रूट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रग सप्लाई होती है, ठीक है। तो भाई हम जो इंडिया है, इंडियंस जो है 2 रिटेल शॉप के बीच में बैठे हुए हैं,
रिटेलर्स, रिटेलर्स तो छोड़ो, होलसेलर कह सकते हैं, ठीक है। दो होलसेलर के बीच में हमारा घर है। आप राइट साइड देखोगे तो भी आपको जो है 3 देश 4 देश दिख रहे हैं, और लेफ्ट साइड देखोगे तो भी आपको जो है भरमार पड़ी हुई है ड्रग्स की, ठीक है। हमेशा कोई ना कोई कोशिश की जाएगी कि भाई इंडिया को जो है ड्रग्स सप्लाई की जाए, ठीक है। एक दुकान बंद हुई तो उस साइड की दुकान खुली हुई है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि भाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो स्टेट्स हैं, कौन से स्टेट्स हैं जो बॉर्डर टच हैं यहाँ पे, तो भाई अरुणाचल प्रदेश ये रहा ऊपर टॉप पे, फिर नागालैंड आ जाएगा, मणिपुर आ जाएगा, फिर आपका यहाँ नीचे मिजोरम है। तो ये तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से पूरे के पूरे टच है। किससे टच है भाई? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो ये लास्ट के 4 स्टेट हैं, ये गोल्डन ट्राइंगल से टच है। गोल्डन ट्राइंगल का जो एक राज्य, एक आपका जो कंट्री था, कौन सा था? म्यांमार। तो म्यांमार से ये आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है अच्छे से टच है, उसका बॉर्डर शेयरिंग होता है। तो आप अब समझ गए होंगे कि भाई गोल्डन ट्राइंगल का पार्ट ये जो म्यांमार है, ये हमारे लिए थ्रेट हो सकता है। किसके लिए? ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए। अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ती है, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप एक्टिव होते हैं या फिर टेरर ग्रुप एक्टिव होता है, तो वो सबसे ज़्यादा किसके लिए खतरनाक है? ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए। किसके लिए? ड्रग्स ट्रैफिकिंग। तो सबसे आसान रास्ता हो जाएगा किसके लिए? ड्रग ट्रैफिकिंग। फिर अगर ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है, यानी छुप के उस रास्ते से कोई कारोबार हो रहा है, तो हर तरह की ट्रैफिकिंग की जा सकती है। उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी आएगी, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी आराम से हो सकती है। अगर आप थाईलैंड जाओ या फिर थाईलैंड विजिट करो या थाईलैंड की वेबसाइट्स वगैरह कहीं भी यूट्यूब पे वीडियोस देखो, तो वहाँ पे जो लड़कियाँ जो सप्लाई होती हैं, वो मेजॉरिटी एशियंस जो लड़की हैं वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मेजॉरिटी पाई जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सब की लड़कियाँ जो है थाईलैंड में पाई जाती है। उनको जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रास्ते ही जो है लेके जाया जाता है। फिर वाइल्ड लाइफ और कैटल ट्रैफिकिंग। वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग क्या होता है? ऐसे दुर्लभ प्रजाति के जो जानवर होते हैं, या फिर कह सकते हो कोई भी वाइल्ड लाइफ में आपके पौधे भी आ गए, बट हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि भाई वाइल्ड लाइफ में हम काउंटर करते हैं उसको, जो जानवर होते हैं जैसे रेड पांडा हो गया, गिबॉन हो गया, ये सब क्या है? दुर्लभ है, ठीक है। पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड वाइड जो है गिने चुने पाए जाते हैं, 100, 200, 500, बस इतने ही। इसके अलावा ये कहीं नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जानवरों का क्या होता है भाई? खरीद फरोख्त होता है इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये भी जो है सबसे ज़्यादा होने लगेगा अगर यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप एक्टिव हुआ तो। फिर इंसर्जेंसी प्रमोट होगी, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं, इसको हम डिटेल में यहाँ नहीं देखेंगे, ठीक है। फिर फॉर्मर इंसर्जेंट ग्रुप, सेम वही चीज़ है। और अगर यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर ये जो है ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप यहाँ पे एक्टिव होते हैं, जो टेरर ग्रुप हैं, क्या है? टेरर ग्रुप जो आतंकवाद करते हैं, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा आसान रास्ता बन जाएगा। कैसे? पहले क्या होता है, अभी भी वही होता है कि कोई टेररिस्ट जो है मेजॉरिटी उसका रास्ता कहाँ से आता है? उसका रास्ता आता है आपका पाकिस्तान से, ठीक है। कोई भी टेररिस्ट या मिलिटेंट कह लो, वो कहाँ से आएगा? पाकिस्तान से होते हुए आएगा, ठीक, या तो फिर जम्मू कश्मीर से होते हुए आएगा। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप एक्टिव होते हैं, उनके बहुत सारे ट्रैफिकिंग रूट्स बन जाते हैं, तो वो लोग जो है पाकिस्तान से नहीं आएंगे। जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है वो तो भाई कहाँ देख के बैठी हुई हैं? पाकिस्तान की तरफ। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ पे एक्टिव है? पाकिस्तान के बॉर्डर पे। हमारी बीएसएफ ज़्यादा कहाँ एक्टिव है? पाकिस्तान के बॉर्डर पे, मतलब राजस्थान वगैरह ये सब पे। लेकिन अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप एक्टिव होने लगे, कहाँ पे? आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो क्या होगा? ये जो पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं, ठीक है, कोई भी टेररिस्ट ग्रुप होगा, वो क्या करेगा भाई? अपनी फ़्लाइट कहाँ करवेगा? वो अपनी फ़्लाइट जो है पाकिस्तान से अपने टेररिस्ट को कहाँ भेजेगा? नेपाल। नेपाल से कहाँ भेज देगा वो? म्यांमार। और म्यांमार से भाई आपको पता ही है ट्रैफिकिंग रूट अच्छा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, तो वो जो टेररिस्ट है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का वो ट्रैफिकिंग रूट का एडवांटेज लेके हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के किसी भी स्टेट में घुस जाएगा। अगर एक बार इंडिया में एंट्री हो गई तो आपको पता ही है आधार कार्ड वगैरह कैसे जाली बनाया जाता है, कुछ ना कुछ बना के वो जो है मेनलैंड इंडिया में फिर आएगा, या तो मुंबई में, या तो दिल्ली में, या बेंगलोर में, या चेन्नई में, कहीं भी आके वो कहीं भी कोई भी एक्टिविटी, बम ब्लास्ट हो, गन फायरिंग हो, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। हम पाकिस्तान से तो उसको एक तरफ से रोक सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहाँ पे जंगल ही जंगल है, जहाँ पे जो है आपका जो है सिक्योरिटी एजेंट्स को सबसे ज़्यादा चैलेंजेस होता है, वहाँ पे सर्वेलेंस सिस्टम भी बहुत ही कम है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप का थ्रेट। आगे देखते हैं लास्ट हमारा जम्मू कश्मीर। अगर जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप एक्टिव होता है तो सबसे ज़्यादा क्या क्राइसिस देखने मिलेंगे?
तो पहला क्राइसिस होगा सेम वही नार्को ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग। क्यों? क्योंकि हमारा जो नॉर्थ इंडिया है या फिर पंजाब कह लो, जम्मू कश्मीर कह लो, ये भी तो क्या है भाई, गोल्डन क्रिसेंट, मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ क्या है, इनका बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो क्या होता है भाई, नार्को ट्रैफिकिंग हो रही है, यहाँ पे भी ड्रग्स का सप्लाई सबसे ज़्यादा है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाएगा क्या, ये आपका नार्को ट्रैफिकिंग। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जम्मू कश्मीर जो है ये भी गोल्डन क्रिसेंट के जो देश है उनसे बॉर्डर टच करता है। फिर जो एक्सटर्नल स्टेट स्पॉन्सरशिप है या कह सकते हो मिलिटेंसी, वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आप नोटिस करो जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंट ग्रुप होते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो आपके पाकिस्तान से छुप के बॉर्डर से होके आते हैं। क्या होता है भाई, वो सिंपली वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पाकिस्तान जाते हैं, कुछ मेंबर्स वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान की मिलिट्री कुछ ना कुछ उनको ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग करने के बाद वो सिंपल छुप के रास्ते से नीचे से सुरंग बना के जम्मू कश्मीर में घुसते हैं और फिर बाद में यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आते हैं और अपनी आइडियोलॉजी फैलाते हैं। कुछ ना कुछ माइनॉरिटी सेक्शंस को थोड़ा ब्रेन वॉश करते हैं कि भाई हमको जो है अलगाववाद होना है, या अलगाववादी सोच जो है इनकी होती है कि भाई अपने को अलग एक राज्य बनाना है, या फिर इन द सेंस अलग एक देश बनाना है, या फिर पाकिस्तान में ज्वाइन होना, कुछ भी कोई भी सोच हो सकती है। इससे होता क्या है कि भाई हमको चाहिए सपोर्टर्स, इंटरनेशनल मीडिया में चाहिए कवरेज, तो ये लोग कुछ ना कुछ पैसे देते हैं बच्चों को। ठीक है, कि 500-400 रुपये ले लो और पत्थरबाजी करो। ठीक है, तो भाई ये 400-500 रुपये देने वाले लोग हैं कौन, ये लोग वही हैं जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप में इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप ही पैसा देगा, क्योंकि पैसे में वही ज़्यादा बिजनेस कर रहा है। ठीक है, क्रिमिनल ग्रुप्स जो हमने चर्चा की थी, टेरर ग्रुप और ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप, टेरर ग्रुप को तो सिर्फ आइडियोलॉजी से लेना देना है। ठीक है, पैसे कमाने का जो काम है वो कौन करता है, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप करता है। तो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप जो है वही जो है ये फंडिंग करता है। ठीक है, और ये मिलिटेंसी को भी प्रमोट करता है, इन द सेंस जो मिलिटेंट ग्रुप है, भेजने का खर्चा, उनको वापस लाने का खर्चा, उनको बंदूक देने का खर्चा, ये सब किसके हाथ में होता है, एक ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप के हाथ में होता है। ठीक है, अगर आप ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप को जो है मिनिमल कर दो या फिर इन द सेंस उनको वीक कर दो, तो जो मिलिटेंसी एक्टिविटी है जम्मू कश्मीर में वो पूरी की पूरी डाउन हो सकती है। ठीक है, फिर अगर ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स यहाँ पे अगर ज़्यादा एक्टिव होंगी, ज़्यादा पैसा कमा रही होंगी, ज़्यादा इलीगल एक्टिविटी हो रही होगी, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा किसका एडवांटेज होगा, टेररिस्ट ग्रुप का एडवांटेज होगा। क्यों? क्योंकि टेररिस्ट ग्रुप को रिक्रूटमेंट करने की, मतलब नए नए लोगों को शामिल करने का जो फंड है वो आसानी से मिलता रहेगा और नए नए टेररिस्ट ग्रुप का रिक्रूटमेंट होता रहेगा। ठीक है, फिर ओवर द ग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल्स, ये क्या होते हैं? ओवर द ग्राउंड वर्कर ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने 2-1 महीने की ट्रेनिंग करते हैं किसी भी टेररिस्ट ग्रुप के साथ मिलकर, और टेररिस्ट ग्रुप उनको एक कोई प्रॉमिस करते हैं या फिर उनकी कुछ एक डिमांड होती है, वो जो बंदा ट्रेनिंग करने गया होता है कोई ना कोई डिमांड होगी, और टेररिस्ट ग्रुप जो है वो वादा करता है कि भाई हम तुम्हारी वो जो ख्वाहिश है उसको पूरी करेंगे, या फिर ऐसा भी देखने मिला है कि उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि भाई कोई बंदा है वो गया पाकिस्तान कहीं ट्रेनिंग करने के लिए और उसने बोला कि मुझे जो है मेरे बच्चे को कह सकते हो कि भाई मान लीजिए यूके भेजना है पढ़ाने के लिए, और मैं पैसे है नहीं मेरे पास, तो वो टेररिस्ट ग्रुप क्या करेगा, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से फंडिंग करेगा और उसको जो है उसके बच्चे को बाहर भेज देगा पढ़ाने के लिए। अब क्या होगा, एहसान हो गया इसके ऊपर, तो सिंपल वो क्या करेगा भाई, उसको बोलेगा कभी ना कभी तुम वापस अपने देश जाओ, इंडिया जाओ। ठीक है, हम तुमको कभी भी कॉल करेंगे, बस हमारा एक काम करना होगा, समझे। और वापस इंडिया आ जाएगा, 5-6 साल 10 साल तक वो काम करता रहेगा अपना रेगुलर, हम उसको पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन अचानक से एक कॉल आएगा और वो जो है अपने वो जो टेररिस्ट ग्रुप के साथ जब कांटेक्ट में था उसका वो काम कर देगा। ठीक है, तो इनको पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक, तो ओवर द ग्राउंड वर्कर या फिर स्लीपर सेल्स को अगर आपको और थोड़ा सा डिटेल में समझना हो तो बॉलीवुड में एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, आई थिंक हॉलीडे करके, उसको देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर देखते हैं ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स अगर ज़्यादा एक्टिव होती हैं तो ये जो 4th जनरेशन वॉरफेयर है, ठीक है, 4th जनरेशन वॉरफेयर के बारे में हमारे NSA अजित डोभाल ने भी जो है क्या किया था भाई, वार्निंग इशू की थी। क्या आज का समय जो है 21st सेंचुरी जो है सबसे ज़्यादा किससे थ्रेटेड है, आपका 4th जनरेशन वॉरफेयर से। 4th जनरेशन वॉरफेयर क्या होता है, 4th जनरेशन वॉरफेयर होता है आपका NGOs या फिर कह सकते हो आपके जो सिविल सोसाइटीज़ होती हैं वो। क्यों? क्योंकि आप देखो जब कोई देश स्ट्रांग होता है ना तो
उसको पीछे करने के लिए या फिर उसको उसकी इकोनॉमी को डाउन करने के लिए या फिर उसकी प्रोग्रेस को डाउन करने के लिए बहुत सारी साजिश रची जाती है। अब आज के समय इंडिया के ऊपर कोई न्यूक्लियर बम तो फेंक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि भाई इंडिया भी जो है रिप्लाई करेगा, इंडिया भी जो है एक की जगह 2 बम फेंकेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है क्या किया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो इंडिया के, कोई भी कंट्री हो सकती है जो इंडिया के प्रोग्रेस से जलती हो और चाहती हो कि भाई इंडिया प्रोग्रेस ना करे, वो करते क्या है कि भाई हमारे यहाँ पे जो NGOs हैं, NGOs मतलब जो फ्री में काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, ठीक है, उनको फंड करते हैं। भाई अच्छी संस्था को तुम फंड कर रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। हम तो चाहते हैं कि हमारे देश के गरीब वंचित जो है क्या करें भाई, प्रोग्रेस हो, उनका जो है रात को उनको खाली पेट सोना ना पड़े, है ना। बहुत सारे NGOs आपने सुने होंगे कि जो भूख मिटाने के लिए जो है फ्री में राशन वासन बांटते हैं, ठीक है, बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करते हैं। तो ये सब NGOs अच्छे हैं, लेकिन कुछ कुछ NGOs ऐसे हैं जो सरकार विरोधी होते हैं, ठीक है। ये सरकार विरोधी NGOs कैसे होते हैं? मान लीजिए कि भाई बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है। क्या चल रहा है? बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट। अब बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट मान लीजिए कि कोई किसी गांव से निकल रहा है, जो कि गांव किससे भरा हुआ है? ट्राइबल से भरा हुआ है, ठीक है। ट्राइबल बस्ती है, आदिवासी लोग वहाँ रह रहे हैं, जंगल से निकल रहा है और 10 से 20 गांव जो है क्या है? ट्राइबल बस्ती है, जो ट्राइबल्स की ज़मीन से जा रही है वो प्रोजेक्ट। अब क्या होगा भाई, ऐसे कुछ ट्राइबल ग्रुप्स तो ठीक है, लेकिन जो NGOs हैं जो ट्राइबल के लिए काम करते हैं, ठीक है, ट्राइबल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो आ जाएंगे बैनर लगा के और कहेंगे कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है या फिर ये जो रेल आपका जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, इस ज़मीन से या फिर इस गांव से पास नहीं होना चाहिए, ठीक। अब ये होगा क्या? इससे हमारा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। लेकिन वो जो प्रोटेस्ट करने का, वो जो वहाँ पे पब्लिसिटी करने का, मार्केटिंग करने का, वहाँ पे मीडिया बुलाने का जो खर्चा है, वो खर्चा वो NGOs उठाते हैं या फिर उनको दिया गया जो फंड जहाँ बाहर से आता है, वो फंड की वजह से वो यूज़ करते हैं। आखिर वो फंड आया कहाँ से जिसकी वजह से ये जो है प्रोटेस्ट चल रहा है? क्योंकि एक प्रोटेस्ट करने में कम से कम, अगर मीडिया में आपको हाईलाइटेड होना है तो कम से कम 100 से लेके 500 पब्लिक चाहिए जिसको आप जो है प्रोटेस्ट करवा सको। और आज के दुनिया में जो है कोई भी ऐसा नहीं है कि जो फ्री में करे, सब कोई ना कोई मकसद से आते हैं। मान लीजिए 50 लोग को आपने अपने जो है आइडियोलॉजी से मिला लिया, लेकिन 500 लोग 10-20 एक महीने तक जो है नहीं रह सकते, उनको पैसा चाहिए, ठीक है। हर महीने हर रोज़ उनको पैसा मिलना चाहिए। तो वो पैसे कहाँ से आते हैं? वह NGOs आखिर का वो पैसे कैसे देते हैं, ठीक है। तो ये जो सवाल है, ये सवाल लीगल है, ठीक है, क्योंकि फंडिंग जो आती है ना, वो ऐसे देशों से आती है जो इंडिया के डेवलपमेंट्स के पूरे खिलाफ हो, ठीक है। अब होता क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनीज इस रेल प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं, उनका एक एक दिन का नुकसान बहुत ज़्यादा है। एक दिन काम नहीं हुआ तो करोड़ों का नुकसान होता है। जब महीने भर चला जाता है ये प्रोटेस्ट, तो वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ का क्या है कि भाई 10-10 साल के प्रोजेक्ट अटके होते हैं। तो वो कंपनीज़ क्या करती हैं भाई, सरकार को ये बोलती है कि भाई हम जो है हम अपना अगला काम करने जा रहे हैं, आप तब तक ये प्रोटेस्ट को हैंडल करिए। अब इससे होता क्या है कि सारा का सारा प्रोजेक्ट ठप हो जाता है। जो प्रोजेक्ट 2024 में खुलने वाला था वो प्रोजेक्ट शिफ्ट हो जाता है 2027 तक, ठीक है। तो इससे इनडायरेक्टली नुकसान किसका होता है? इंडिया का ही होता है, ठीक है। ना बम मारा, ना ही कोई प्लेन उड़ाया हमारे ऊपर से, ना ही किसी ने मिसाइल छोड़ी, लेकिन नुकसान करोड़ों का हो गया, ठीक है। हमारे डेवलपमेंट का नुकसान हो गया, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का नुकसान हो गया। किया किसने? हमारे ही लोगों ने किया, जो हमारे ही देश में रहते हैं। इनडायरेक्टली कह सकते हैं वही लोग जो लोग एक मुहावरे में विश्वास करते हैं। कौन सा मुहावरा है भाई? जिस थाली में खाते उस थाली में छेद करते, ठीक है। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है इंडिया में, तो इन्हीं लोगों का यूज़ किया जाता है। और जब इनका यूज़ होता है तो इस जनरेशन को कहा जाता है 4th जनरेशन वॉरफेयर, ठीक है। क्या कहा जाता है? 4th जनरेशन वॉरफेयर। पहली जनरेशन वॉरफेयर की बात की जाए तो सिंपल, जब हम लोग आदिवासी थे तो हम लोग क्या एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंक फेंक के मारते थे, ठीक है, स्टोन एज के टाइम पे। सेकंड जनरेशन वॉरफेयर में थोड़ा गन पाउडर वगैरह यूज़ हुआ, ठीक है। और हम लोग जो है वो वेपन्स वगैरह बनाना स्टार्ट किए, स्नाइपर वगैरह ये सब। थर्ड जनरेशन वॉरफेयर की अगर बात करें तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह है। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो ये है आपका सिविल सोसाइटीज़। फिफ्थ जनरेशन की वॉरफेयर की अगर बात करें तो कहा जाता है कि भाई वो साइबर वॉरफेयर है या फिर स्पेस वॉरफेयर है, ठीक है। जब अंतरिक्ष में जाके लड़ा जाएगा, एक दूसरे की सैटेलाइट तोड़ी जाएगी। तो जनरेशन वाइज जो है क्या होता है भाई, जब मोड जो है, मोड अगर चेंज हो जाता है युद्ध लड़ने का, तो उसे हम जनरेशन वाइज कहते हैं, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन अभी सिविल सोसाइटीज़ का चल रहा है।
अगर स्पेस और साइबर की बात करेंगे तो मोड चेंज हो गया आपका, लोगों से अब जो है मशीन लड़ रही हैं, पहले लोगों को लड़वाते थे, अब मशीन जो है एक दूसरे से लड़ रही हैं, ठीक है। तो ये जो है जनरेशन चेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा जो लिंकेजेस बिटवीन ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिस्ट ग्रुप जो था ये ख़त्म होता है। तो हमारा जो सिक्योरिटी का एक टॉपिक था वो आज हमने ख़त्म किया। अब जो सेकंड टॉपिक स्टार्ट होगा नक्सलिज्म का, या फिर कह सकते हो कि भाई अगर रियलिटी में वो टॉपिक की बात करें हम लोग यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो लिंकेजेस ऑफ डेवलपमेंट विथ लिंकेजेस ऑफ द डेवलपमेंट एंड द स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, कुछ इस तरीके से आपका वो लाइन है, ठीक है। तो इन द डायरेक्टली हम लोग उसको नक्सलिज्म ही कहते हैं या फिर स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म कहते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहने वाला है वो है नक्सलिज्म, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि भाई हर रोज़ जो है आपको एक टॉपिक के रिगार्डिंग एक वीडियो मिलती रहे, और टारगेट यही है कि ये महीने में, फरवरी महीने में आपका इंटरनल सिक्योरिटी का जो पूरा का पूरा स्लॉट है, या कह सकते हो पूरा सिलेबस है, या 5 पॉइंट या फिर 5 टॉपिक्स, उसको जो है डिटेल में कवर कर लिया जाए, ठीक है। आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो भाई सिंपल आप सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन को ज़रूर हिट करिए। थैंक यू सो मच।